नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। जी हां, अमेरिका में चीन को लेकर लगातार विरोध के सुर सुनाई दे रही हैं। इस बीच रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने कहा है कि कोरोना महामारी ने अमेरिका की चीन पर निर्भरता को समाप्त करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। हेली ने कहा है कि बीजिंग ने मुक्त बाजार का दुरुपयोग करके उसे समाप्त कर दिया। ऐसे में अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुक्त बाजार को नियंत्रित करके इसे मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को चीन पर कड़ा प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें, कोरोना से पूरी दुनिया काफी परेशान नजर आ रही है। पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। यहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सदस्य शाहीन रजा की कोरोना के चलते मौत हो गई। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से विधानसभा सदस्य थी। 2 दिन पहले ही शाहीन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कोविड-19 से पाकिस्तान में किसी चुने हुए प्रतिनिधि की मौत का ये पहला मामला है। पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि विधानसभा सदस्य ने हाल ही में एक अस्पताल का दौरा किया था। माना जा रहा है कि वहीं शाहीन रजा किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। और वहीं अमेरिका की अगर बात की जाए तो कोरोना को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसे लेकर उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। उनका कहना है कि देश में कोरोना के मामले दुनिया में सबसे ज्यादा होना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा है कि जब आप कहते हैं कि हम कोरोना के मामलों में आगे हैं, तो मैं इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता हूं। इसका मतलब ये है कि हमने किसी भी अन्य देश के मुकाबले ज्यादा जांच की है। यह अच्छी बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारा जांच सिस्टम बेहतरीन है। मैं इसे एक सम्मान के तमगे के तौर पर देखता हूं। ट्रंप के इस बयान की डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने आलोचना की है। कमेटी ने कहा है कि देश में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा मामले मिलना पूरी तरह से हमारी असफलता है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं चक्रवात की। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में चक्रवात अम्फान टकरा चुका है। बंगाल और उड़ीसा में तूफानी हवाओं के साथ बरसात हो रही है। 21 साल के बाद फिर से तूफान ने तबाही मचाने की ठान ली है। बंगाल की खाड़ी में उठे अम्फान तूफान का पहला प्रहार पारादीप पर है, जहां तेज बरसात हो रही है। ये भी आपको बता दें कि एनडीआरएफ के डीजी प्रधान ने बुधवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि बंगाल में सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल शुरू हो चुका है। पूरे हालात पर हम नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों ही राज्यों पर हमारी नजर बनी हुई है। ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमें और पश्चिम बंगाल में 19 टीमें लगाई गई हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कोरोना की। जी हां, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 0.2 प्रति लाख व्यक्ति है, जबकि कोरोना प्रभावित लगभग 9 से 10 देशों में 10 लाख प्रति व्यक्ति है। अगर हम देखें तो पाते हैं कि अब तक 42,298 केस रिकवर हो चुके हैं और टोटल एक्टिव केसेस की संख्या अभी करीब 61,149 है। आप सबको अवगत है कि कोविड-19 के तहत जो हमारे एफर्ट रहे हैं, वह उसका एक मेजर फोकस रहा है कि टॉप लेवल से मॉनिटरिंग करते हुए साथ ही एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स हो, एक प्रोएक्टिव और प्रिएम्प्टिव अप्रोच के तहत हम लोग एडवांस प्लानिंग के तहत काम करते रहें। यह हमारा फोकस रहा है और उसके तहत ही हमने प्रिवेंशन, कंटेनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ केसेस, इन 3 चीज़ों पर काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और उन एफर्ट्स के तहत ही हम लोगों को स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग इसमें काम करते आ रहे हैं, जिसके रूप में अगर हम देखें तो हमें कुछ रिलेटिव पॉजिटिव
ओवरऑल हमें स्टेटस भी दिखाई देता है। तो जैसे मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोविड-19 जो है वह जन से लेकर जग तक उससे इम्पैक्ट हुआ है। तो हम देखें तो पाते हैं कि अगर पूरे देश की जनसंख्या लें, पूरी दुनिया की जनसंख्या लें, तो पूरी दुनिया की जनसंख्या में करीब 62 केसेस पर लाख पॉपुलेशन कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं। और उसके साथ ही उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें तो पाते हैं कि करीब 7.9 पीपल पर लाख पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। इसमें अगर आप कंपैरिजन के रूप में देखना चाहें तो जैसे 10 और देश हैं जहां पर कि कोविड-19 के अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, तो हम पाते हैं कि जहां एक तरफ हमारे यहाँ 7.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुए हैं, दूसरे देशों में जो कि उससे ज़्यादा जहां पर केसेस रिकॉर्ड हुए हैं वह 100, 115 से लेकर 496 तक की संख्या में उनको ऑब्जर्व किया गया है। इसी के साथ ही अगर हम मॉर्टेलिटी पर लाख पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 पीपल पर लाख पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस डेथ्स रिपोर्टेड पर लाख पॉपुलेशन है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मजदूरों की। जी हां, आपको बता दें कि मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए 1000 बसों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और कांग्रेस में सियासी ड्रामा लगातार जारी है। बसों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश की अनुमति न दिए जाने के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि हम सहायता करना चाहते हैं और ये राजनीति करने का समय नहीं है। अब हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने ये इमारतें बनाई जिनमें हम रह रहे हैं, जिनके खून और पसीनों से ये देश चलता है। हम सबकी जिम्मेदारी है इनके प्रति, मेरी है, आपकी है, सरकार की है, हर राजनीतिक दल की है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हो। हम मदद करना चाह रहे हैं। हमारी भावना शुरू से सकारात्मक रही है और सेवा का भाव हो रहा है। इसी भाव से हमने अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए और सकारात्मक रूप से ही दिए कि देखिए आपको ठीक लगे तो आप ये चीज़ें कर लीजिए। जहाँ जहाँ हमें लगा कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमने उनकी तारीफ भी की, हमने उसका स्वागत किया, उन कदमों का स्वागत भी किया। इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सकें। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर ज़िले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने ख़ास तौर से अपने प्रवासी भाई बहनों से जो इस संकट में हैं और जो पैदल चल के जा रहे हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपके साथ है। आप उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले से, जिस शहर से गुजरेंगे, हमारे लोग आपको मिलेंगे, आपको खाना उपलब्ध करेंगे, आपके लिए पानी उपलब्ध करेंगे, आपकी कोई भी सुविधा की ज़रूरत हो वह उपलब्ध करेंगे। हमारी जो क्षमता है उससे हम पूरी तरह से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ इस संकट में खड़े हैं। तो आपने देखा किस तरह से तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम नेता हैं, वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं मजदूरों के मामले को लेकर। और प्रवासी मजदूरों को सबसे ज़्यादा तकलीफें इस बीच उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में बस चलाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में तनातनी लगातार जारी है, जैसा कि हमने जानकारी आप तक पहुँचाई है। और इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने प्रियंका गांधी पर अवसरवाद की राजनीति
करने का आरोप लगाया है। और क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। ऐसा है कि प्रियंका वाड्रा श्रमिकों के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश अपने बलबूते पर जितने श्रमिकों को जो उनके पास बॉर्डर से आए हैं, सबको श्रमिकों को बसों से अलग अलग जगह पर भेजा। लेकिन कांग्रेस शासित या जहां पर कांग्रेस का हिस्सा है सरकार के अंदर, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, यहां से श्रमिक पैदल आ रहे हैं। तो सबसे अच्छा तो ये होता कि पहले अपने घर के अंदर झांक कर देखते, वहां से जो मजदूर आ रहे हैं, श्रमिक आ रहे हैं, जो वापस जा रहे हैं, उनको बसें देते, उनको ट्रेन देते। सरकार ट्रेन दे रही है। हमारे यहाँ गाजियाबाद में कल तकरीबन 15,000 लोग गए हैं। 6 ट्रेनें गई हैं और बाकी बसों में गए हैं। वो बसें जो प्रियंका गांधी ने दी वो नहीं, वो बसें जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दी उसके अंदर। प्रियंका गांधी की बस तो आई नहीं है अभी तक। गाजियाबाद में कोई बस नहीं आई। कहाँ पर है मुझे नहीं पता, ये कहानी तो प्रियंका जी को पता होगी। इसी तरीके से परसों 14,000 लोग गए, उससे पहले 10,000 लोग गए, और रोज कुछ ना कुछ हमारे यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लोग भगा रहे हैं उनको, तो हमारे पास आते हैं। दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि गाजियाबाद चले जाओ, घुस फिर कर गाजियाबाद के अंदर आते हैं। हम उनको खाना भी खिलाते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, उनको बसों से भेजते भी हैं। तो हम सहृदय श्रमिकों की मदद कर रहे हैं और उनके ऊपर राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की को बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने ये जो ड्रामाबाजी हो रही थी, और लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ रही है। ऐसे में प्रवासी श्रमिक कामगारों के लिए बस मुहैया कराने के प्रस्ताव से शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मकसद बसों को खड़ा करके फोटो खिंचवाना था। और क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। देखिए, हमारा तो इस पे बिना पूछा सवाल और बिना मांगी सलाह है कि जो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की मकसद बसों को खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाना था, या जो प्रवासी हमारे श्रमिक भाई हैं, बहन हैं, उनको उनके घरों पर पहुंचाना था। निश्चित तौर से जो कुछ दिख रहा है उसमें बसों को खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाने की मंशा ज़रूर साफ दिखाई पड़ रही है। जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने या उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने की मंशा नहीं दिखाई पड़ रही। मुझे लगता है कि इस संकट में जिस तरह का वो संकट के समाधान के बजाय सियासी घमासान में ज़्यादा लगे हुए हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि संकट के समाधान में का हिस्सेदार बने, सियासी घमासान पैदा करने की कोशिश ना करें। आज उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ जो हमारे श्रमिक भाई अलग अलग देश के हिस्सों में हैं, उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, सुरक्षित पहुंचाने के लिए, सम्मान के साथ पहुंचाने के लिए कार्यरत है। लगातार ट्रेनें चल रही हैं। आज खुद रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि और ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं। और क्योंकि ये एक संकट का समय है, संकट के समय में लोगों की सुरक्षा हो, किसी भी तरह से इस संकट में जो लोग हमारे श्रमिक भाई हैं, बहन हैं, उनको किसी तरह की स्वास्थ्य की, सेहत की दिक्कत ना हो, वो भी ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए जो है संकट के समाधान का हिस्सा बनिए, सियासी घमासान का नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं वो मुझे लगता है प्रियंका गांधी। देखिए, पहली बात ये है कि सेवा के नाम पे सियासत का तो अजीब सा खेल हम देख रहे हैं। ये सेवा के नाम पे सियासत है। अब आपने बसें खड़ी कर दी और बसों की खड़े करने का मकसद शुद्ध रूप से दिखाई पड़ रहा है कि आप उसका फ़ोटो खिंचवा करके और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अरे भैया, आपका मकसद मंशा अगर बसों को जो है वो जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं, भाई हैं, उनको जो है उनके घर पहुंचाना है,
तो उस पे जो है वो इस तरह की सियासत, इस तरह का जो धमा चौकड़ी, इस तरह की चीज़ें करने का कोई मकसद और मंशा नहीं दिखाई पड़ती। उसके पीछे मानसिकता साफ दिखाई पड़ती है कि कहीं ना कहीं उनके मन में इसको लेकर के सियासत करना था। देखिए, इस पेंडेमिक के पर जो है वो पॉलिटिकल पराक्रम का जो है वो एक बहुत लंबा क्रम चल रहा है, और इस पेंडेमिक के पर पॉलिटिकल पराक्रम में सोनिया जी से लेकर के रॉबर्ट वाड्रा साहब तक कूद पड़े हैं। और किस तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट करो, किस तरह से गुमराह लोगों को करो, किस तरह से जो है वो जो कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर पैदा हो रहा है उसको कमज़ोर करो, इसकी कोशिश है, इसकी मकसद है, इसकी मंशा है। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए कि इस देश का इतिहास है कि कभी भी ऐसे संकट के समय में सियासत नहीं की गई है। संकट के समय में सब लोग एकजुट होकर के जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो उस वक्त की सरकार है, उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ये अजीब सी पार्टी है और अजीब से पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं कि इस पेंडेमिक के समय भी पॉलिटिकल पराक्रम में लगे हुए हैं, और पॉलिटिकल पराक्रम के साथ पॉलिटिकल पाखंड में भी लगे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पॉलिटिकल पाखंड और पराक्रम के लिए उनको बहुत समय मिलेगा। तो अभी इस वक्त जो है वो मिलजुल करके सब लोगों इस संकट के समाधान के हिस्सेदार, भागीदार। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कांग्रेस के नेता के बयान की। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता गौरव पांधी ने मालिनी अवस्थी के पति को शाखा का बॉय बता दिया है, जिसे लेकर गायिका मालिनी अवस्थी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। करेगा एक कोई दल का आदमी है, सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार का माहौल चल रहा है पूरे देश में इस समय। हम सब लोगों का दायित्व है कि हम लोग अपने प्रवासी भाई उनको घर वापस लेकर आए। ऐसे समय में इतनी ओछी राजनीति कि एक ऐसा अफसर जिसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है, और उनकी पत्नी मैं, जो आज नहीं, जिस समय लोकगीत गाना बुरा माना जाता था, जिस समय मेरे ऊपर उंगली उठती थी कि आप लोकगीत क्यों गा रही हैं, उस समय मैंने 40 साल 30 साल में मेहनत करके आज यहाँ लेकर आई हूँ कि आज गर्व से लोग भी कहते हैं हाँ लोग कलाकार हैं। और उत्तर प्रदेश में तो मेरा घर, मैं तो उत्तर प्रदेश की गायिका हूँ, तो उत्तर प्रदेश में गाऊंगी। और वो तथ्यात्मक रूप से इतना गलत ट्वीट है, क्योंकि करने वालों को शायद ट्वीट यही नहीं पता कि उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स थे पार्टी, मैं आज यही देख रही थी, और मैं आपको आज चूंकि NI है, मैं आपको दिखाती हूँ, आज आप देखें ताकि ये लोग भी देखें। उत्तर प्रदेश पर्व 1986, आप यदि फोकस कर सके, 1986 मेरी शादी से 2 साल पहले कमानी हाउस में उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे भेजा गया था। मुख्यमंत्री थे कांग्रेस। और वहीं हरियाणा के जींद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार जल्दी ही रोजगार पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें UPSC की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवा, सरकारी नौकरियों में आवेदन करने वाले युवा और सक्षम युवाओं को पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार रोजगार पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के रोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेगी। युवाओं को ये भी आपको बता दें कि इसको लेकर उनका ये भी कहना है कि इसे अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द ये किया जाएगा। देखिए, रोजगार पोर्टल की शुरुआत इस सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह के पहले 2 दिनों में हम करेंगे, जिसके तहत जितने हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर से अंदर एप्लीकेशन युवा साथी देते हैं, जो सक्षम है प्राइवेट जॉब के लिए भी, उनको भी हम लिस्ट करवाने का काम करेंगे। जितने नेशनल लेवल पर, चाहे वो UPSC से लेकर किसी और एग्जामिनेशन को देते हैं, उन बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन का मौका देंगे। और साथ में जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बच्चे हैं, सक्षम में 94,000 बच्चे हैं, उनको भी हम अपलोड करेंगे कि इंडस्ट्री डायरेक्टली वहाँ से लिफ्ट कर कर बच्चों को अपने सेक्टर में लेकर जाए। जो LR का भी अप्रूवल आ चुका, और अब मैं ये मानता हूँ अगले सप्ताह तक जो हमारा 75% वाला ड्राफ्ट था, जिसके अंदर कई ऑब्जेक्शंस लीगली आई थी, उनको हमने रेक्टिफाई किया है, और हम उसको रोल पर लेकर आएंगे कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो, हम प्रदेश के अंदर व्यवस्था रोजगार की और बेहतर भी बनाए और हमारे लोगों को प्राथमिकता देकर रोजगार के सेक्टर।
तो हरियाणा में लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। अब लॉकडाउन का चौथा चरण लगातार जारी है। वहीं लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इसे पटरी पर लाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन 3 से ही रियायतें देनी शुरू कर दी थी। वहीं लॉकडाउन 4 में भी काफी ज्यादा रियायतें दी गई हैं, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी है। ऐसे में हरियाणा के फरीदाबाद में कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद बाजार लेफ्ट राइट सिस्टम के आधार पर खोला गया, जिससे व्यापारी काफी ज्यादा खुश नजर आए। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता पूजा शर्मा ने जिले के बाजार का जायजा लिया। क्या कुछ दिखाया उन्होंने, किस तरह से दुकानदारों से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन के बीच लंबे इंतजार के बाद आखिर बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। इस वक्त एएनबी की टीम पहुंची है ओल्ड फरीदाबाद बाजार में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। आज राइट साइड की दुकानें खोली गई हैं, लेफ्ट साइड की दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। यह फार्मूला अपनाया गया है प्रशासन ने, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, बाजार में मूवमेंट ज़्यादा ना हो। हालांकि पहला दिन है, बाजार में मूवमेंट आप देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हिदायतें सख्त जारी की गई हैं। और ओल्ड फरीदाबाद मार्केट एसोसिएशन के प्रधान नीरज मिगलानी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, 57 दिन का लंबा इंतज़ार और आज आप काम धंधे पर लौटे हैं, पहली फीलिंग क्या थी ये? क्योंकि एक डिप्रेशन सा आ गया था व्यापारियों में। बिल्कुल, आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम आज खुल के सांस ले पाएंगे, अपने व्यापार को देख पाएंगे। और आज हम अपना पूरा हमने दुकानें खोली। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सीएम साहब को, जिन्होंने हमारी बात सुनी। चौधरी किशन पाल गुर्जर जी, मूलचंद शर्मा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, राजेश नागर जी और हमारे भाई दिनेश अदलक्का जी ने भी और अजीत गौड़ जी ने भी बहुत हमारा साथ दिया। और अभी आज सुबह सुभाष आहूजा जी भी हमारे जो पार्षद है हमारे बीच में आए और उन्होंने अपना बाज़ार खुलवाने में हमारे लिए लेफ़्ट राइट का सब किया। हम सबका उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं और ये आश्वासन भी देना चाहते हैं कि हम अपना सोशल डिस्टेंस को बना के आगे अपना इसको सुचारू रूप से कर सकें और तरीके से अपना राइट लेफ़्ट का नियम को लागू करके उसको पालन कर सकें और तरीके से इसे चला सकें। नीरज जी, कोई कमेटी बनाई गई है जो सुनिश्चित करेगी कि सारे नियम कायदे जो हैं उनका पालन हो? एक्चुअल में हम सब अपने भाई लोग दुकानदार मिलके एक हमने लोगों ने अपनी कमेटी बना के अपना एक सुचारू रूप से कोशिश की है कि इसको हम बनाए रखें और कोई भी इसमें मिस्टेक ना करे और अपने इस तरीक़ों को बनाए रखें। और ताकि किसी को भी हम एक्चुअल में क्या है, कोरोना जैसी बीमारी है, सब ने इससे दूर रहना है और सब चीज़ और सबको इससे दूर ही रहना चाहिए। और मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है कस्टमर से भी, अपना एकदम पैनिक नहीं हो, आराम से आएँ। रोज़ राइट और लेफ़्ट साइड की रोज़ दुकानें खुलेंगी। टाइम हमारा 9 से लेकर 6 बजे तक कर दिया है। अब जितने भी लोग हैं अपना आराम से आएँ और 4 व्हीलर को हम बाहर रोकेंगे और 2 व्हीलर से अंदर एंट्री रखेंगे। तो देखिए, देर से ही नहीं सही, लेकिन फरीदाबाद में बाजार खोलने की अनुमति दी गई है और व्यापारी भी लगातार लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि बाजार खुले रहें नियमित तौर पर। इसके लिए स्वयं भी सावधानी बरते, बाजार में आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर आएँ, ताकि वे भी सुरक्षित रहें और व्यापारी भी सुरक्षित रहें। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सत्यम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा। और वहीं ये भी आपको बता दें कि हरियाणा के फतेहाबाद से 105 मजदूरों को आज बसों में भरकर रोहतक की तरफ रवाना कर दिया गया। ये भी आपको बता दें कि रोहतक से ट्रेन में इन सभी मजदूरों को मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। लॉकडाउन के चलते ज्यादातर मजदूर जिले के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए थे। वहीं जाने से पहले इन सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा करवाई गई। इसके बाद इनको फिटनेस सर्टिफिकेट देकर रवाना किया गया। 105 मजदूर आज मध्य प्रदेश भेजे गए हैं और हमारे यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ने बस करके रोहतक के लिए रवानगी की है। वहाँ से उनको ट्रेन से आगे पहुँचाया जाएगा। तो पहले इससे पहले क्या कुछ किया गया है सर मजदूरों? तो हमने सभी की स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग पूरी होने के बाद उनको फिटनेस का देके सर्टिफिकेट पूरे उनका देके भिजवाया गया। तो मजदूर कौन है सर ये मजदूर लोग तो मध्य प्रदेश के हैं। वो किसी को भी कोई लक्षण नहीं थे, जिन लोगों को लक्षण नहीं थे उनको सभी
और वहीं हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर से सटे हुए सालाखेड़ा इलाके में पुलिस पर पथराव का मामला सामने आ चुका है। दरअसल अपने गृह राज्य की मांग को लेकर दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में लगी गुरुग्राम की सीमाओं पर 800 से 1000 लोग इकट्ठा हो गए और जबरदस्ती गुरुग्राम की सीमाओं में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। इसके चलते पुलिस ने जब लोगों को समझाने की कोशिश की तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने इनके ऊपर काबू पाया है। ये तमाम लोग ऐसे थे जो पथराव करने की कोशिश कर रहे थे और ये पूरा मामला जो है, जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर का है। आज सुबह 9 बजे के करीब दिल्ली बॉर्डर से उधर के कुछ मजदूर प्रवासी लोग ज़बरदस्ती हमारे बॉर्डर में एंट्री करना चाह रहे थे बगैर मेडिकल चेकअप के, जबकि डीएम गुड़गांव के आदेश हैं कि इतनी संख्या में लोग की एक साथ एंट्री नहीं हो सकती और बगैर मेडिकल चेकअप के बिल्कुल नहीं हो सकती। तो उनको जब पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो उन्होंने फोर्सफुली एंट्री करने की कोशिश की और पुलिस के साथ झगड़ा करने की कोशिश की, जिसके संबंध में हमने काफ़ी प्रयास करके स्थिति को कंट्रोल में करके और उनको काबू किया और जो इसके संबंध में जो भी जरूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, पुलिस में किसी को चोट आई है, किसी मुलाजिम को, पुलिसकर्मी को? हाँ, वो हम पता कर रहे हैं और उनके उसके संबंध में जो जरूरी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। सर, क्या कोई गिरफ्तारी भी हो पाई? अभी उसके लिए प्रोसेस में है मैम। सर, इसमें जो विरोध जो कर रहे थे, क्या वहाँ के खुद स्थानीय लोग भी थे शामिल या फिर ये सिर्फ आने वाले लोग ही शामिल थे? ये आने वाले लोग थे, किसी दिल्ली से आने वाले लोग थे जो किसी बस के लिए जबरदस्ती घुसना चाह रहे थे, किसी ने गलत उनको बहका दिया, इस तरह की चीज़। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।